नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम राजनीति से जुड़ा पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह। आज के इस एपिसोड की शुरुआत करती हूं संकल्प के प्रश्न के साथ। जो जानना चाहते हैं वो कहते हैं, एक तरह से भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर मौजूदा सरकार विपक्ष का टकराव भारत अमेरिका परमाणु जो समझौता हुआ था उसके जैसा ही लग रहा है। वो जुआ वो कहते हैं आखिरकार यूपीए के राजनीतिक फायदे में काम आया। वो ये भी बोलते हैं, मुझे सिंह इज किंग वाली हेडलाइन अभी भी याद है। इसकी तुलना में आज देश का मूड आप कैसा पाते हैं? देखिए, अभी जो डिटेल्स अभी आए नहीं है। अब आपका एग्रीमेंट भी साइन होना है, वो मिड मार्च में होगा जाके। एक बार डिटेल्स आने शुरू हो जाते हैं क्या एग्जैक्टली डील क्या है, तब शायद बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि लोगों का रिएक्शन कैसा है। अभी चूँकि डिटेल्स नहीं है तो इसलिए लोगों के रिएक्शन के बारे में उतना क्लैरिटी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से देखने का अपोजिशन जिस तरह की तैयारी कर रही है, अब मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने देखा कि वो धमका रहे हैं कि ऐसा होगा तो फिर से दोबारा एक फार्मर्स एजिटेशन शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखिए, इसमें बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ कह लीजिए, बिकॉज वही इंडिया ईयू का जो एफटीए पे नेगोशिएशन चल रहा था यूपीए गवर्नमेंट के समय में, तो बीजेपी ने पूरी तरह से अपोज किया था इसको कि कैसे हमारे फार्मर्स के खिलाफ जाता है, ट्रेडर्स के खिलाफ जाता है। उसके बाद आपने प्रधानमंत्री को सुना राज्यसभा में, जिसमें बहुत ही एग्रेसिवली उन्होंने डिफेंड किया है कि ये कैसे एक इंडिया का रोल जो है ग्लोबल स्टेबिलिटी में, पेस ऑफ प्रोग्रेस कह लीजिए, उसमें कैसे उसको रीअफर्म करता है इंडिया का रोल, और कैसे यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल मार्केट खुलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यूपी और एनडीए का, देखें अप्रोच जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्होंने कैसे किया था। पहले पार्टी में काफ़ी रिजर्वेशन थे, जो सबको पता है कि कांग्रेस को मेजर प्रॉब्लम था सिविल न्यूक्लियर डील का। लेकिन धीरे धीरे मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सबको फिर मना लिया, पार्टी आ गई साथ में। उसके बाद एक पॉजिटिव जो एक नैरेटिव उन्होंने शुरू किया कि ये डील, सिविल न्यूक्लियर डील, इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना वाइटल है, जो कि पॉजिटिव, पूरा नेगेटिव पॉजिटिव आपका नैरेटिव चला, लोगों का सपोर्ट मिला। फिर देखा आपने अभी भी एटलीस्ट जो कि प्राइम मिनिस्टर का आपने राज्यसभा में देखा है, आप वही एक पॉजिटिव अप्रोच देख रहे हैं कि ये कितना बढ़िया है इंडिया के लिए, इससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आते हैं। तो उसी फ्रंट फुट पे बैटिंग गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया इस इशू को लेके। मेरा डिफेंसिव नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें एग्जैक्टली अपोजिशन जैसे जो दिखा रही है कि जो बीजेपी कर रही थी यूपीए के समय में, वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस अभी कि इसके खिलाफ बोल के और शायद कोशिश करेंगे फार्मर्स को मोबिलाइज करने का सारा कुछ। लेकिन वो कितना सक्सेसफुल होगा, लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा, वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एक और जो डिटेल्स जब आ जाए, अभी तक जो जनरली ऑफ द रिकॉर्ड और जो हमें कहा जा रहा है, उसमें लगता है कि अगर इस तरह का ट्रेड डील है तो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा अपोजिशन नहीं होगा, लेकिन इसका पॉजिटिव ही आपको इम्पैक्ट हो सकता है। बस जैसा मैंने कहा, सब कुछ डिपेंड करेगा फाइनल जो डील के डिटेल्स जब हमारे सामने होंगे तब हम देखेंगे। जी, हरिओम नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानना चाहते हैं। वो कहते हैं, एनडीए ने हाल में ही मणिपुर के लिए युमनाम खेमचंद सिंह को सीएम चेहरा चुना है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन खत्म होने वाला है, हो ही चुका है अब तो। राज्य में हिंसा और संघर्ष से भरे खराब शासन के बाद क्या आपको लगता है कि अगले साल के विधानसभा चुनाव में एनडीए को का कोई मौका है, यह देखते हुए कि कांग्रेस राज्य की सभी लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही और एनडीए ने मैतेई और कुकी दोनों को अलग थलग एक तरह से कर दिया है? नहीं, स्थिति भी ठीक नहीं है। अभी आप एनडीए के एमएलए से बात करें तो ऑलरेडी जैसे वो गिव अप कर चुका है। वायलेंस भी कल हुआ। अब चूंकि एक देखिए, इनकी तरफ से अगर जस्ट टू बी फेयर कि इन्होंने मणिपुर को तो बुरी तरह से मिस हैंडल किया। अभी जो ये कोशिश कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अब प्रेसिडेंट रूल ख़त्म करके, अब क्योंकि वहाँ भी एक मतलब एमएलएज के बीच में काफ़ी रिजेंटमेंट हो रहा था कि कहीं कुछ हो नहीं रहा है, और प्लस कोई भी अब सोल्यूशन इस तरह के कॉम्प्लेक्स चीज़ों का एक पॉलिटिकल वैक्यूम में नहीं होता इस तरह का सोल्यूशन। आपको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगी, फिर से आउटरीच शुरू होगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि एक मेतेई को इन्होंने सीएम बनाया है, और एक नागा और एक कुकी को डिप्टी सीएम बनाया है। लेकिन कितना मुश्किल होगा ये देखिए। अब डिप्टी सीएम आपके जो कुकी को बनाया है, उनको वर्चुअली ओथ लेना पड़ा, बिकॉज वो मतलब इम्फाल जा नहीं सकते थे। 3 एमएलएज ने जो पार्टिसिपेट किया कल जो कॉन्फ्रेंस
जो वोट ये सीख कर रहे थे उसमें सबों ने वर्चुअली किया, तो फिजिकली भी आपके कुकी एमएलएज नहीं जा पा रहे हैं इम्फाल और जाना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ एक कुकी डिप्टी सीएम चूँकि इन्होंने बना दिया, अब उसके खिलाफ पूरा एक चौराचंदपुर में एक पूरा एक मतलब वायलेंस शुरू हो गया उस इशू को लेके। बहुत कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं कितना स्टेबल ये गवर्नमेंट भी रहेगी, लेकिन अभी की जो स्थिति दिख रही है, अभी बीजेपी एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में है वहाँ पर। राहुल गांधी से जुड़े 2-3 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करती हूँ। जो स्ट्रॉबेरी पराठा करके हमारे व्यूअर है वो ये जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जताकर बीजेपी ने खुद ही अपना नुकसान किया? उससे बहुत ज़्यादा राय वाले कारवां लेख में कारवान के जो में लेख आया था, बीजेपी के बारे में भी कुछ आपत्तिजनक नहीं था, और अगर बीजेपी ने इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया होता तो ज़्यादातर लोग राहुल के भाषण पर ध्यान भी नहीं देते। देखिए, शायद ये भी एक राय है कि आपको मना करने से और ज़्यादा मुद्दा बढ़ गया है और सब इसकी चर्चा करने लगे हैं। शायद आप बोलने देते तो उसमें क्या निकलता। बेसिकली देखिए, ये क्या अपोजिशन के लीडर से जो हमारी बात हुई है, जिसमें इनका स्ट्रैटेजी जो समझ में आया है, ये था कि अब उनकी फॉर्मर आर्मी चीफ के बुक में क्या लिखा हुआ है कि जब ये टैंक्स आ रहे थे चाइनीज़ और ये डेस्परेटली कॉल कर रहे थे यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, एनएसए को, 2 घंटे तक उनको क्लियर रिस्पॉन्स नहीं मिला कि करना क्या है। और उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने एक प्रधानमंत्री का मैसेज दिया कि जो भी उचित समझो आप करो, मतलब बेसिकली ऑपरेशनल आपको फ्रीडम दिया। ये जो अपोजिशन जो घेरना चाह रही थी, जो कि कर नहीं पाए वहाँ पे क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया गया, ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो, आप किसी आर्मी चीफ के हाथ में अब चाइना से लड़ाई शुरू करने की बात हो रही है, तो आप कैसे मतलब इनडिसाइसिव रहोगे। तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव लीडरशिप का जो एक इनका एक रहा है कि हमारा स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव लीडरशिप है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा कि जब इतने नाजुक मौके पे और इतनी बड़ी चीज़ पे आपने केवल आर्मी चीफ पे छोड़ दिया, आप ये पॉलिटिकल लीडरशिप का कॉल होता है, आपने छोड़ा कैसे। तो ये जो एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का जो एक ये है कि स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव लीडरशिप, ये वहाँ पे अटैक करना चाह रहे थे। कितना सक्सेसफुल होता नहीं होता, लेकिन ये स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस की। उधर भी भाप गए वो लोग, और शायद वो हो सकता है कि दे वर टेकन फॉर सरप्राइज शायद, क्योंकि पूरी तैयारी दिखी नहीं ट्रेजरी बेंचेज में कैसे इसको काउंटर करना है। आप रूल्स के पीछे करके कि इस रूल्स में अलाउ नहीं होगा उसमें, वो खैर बड़ी बहुत लंबा हो जाएगा कि उसमें बहुत ज़्यादा उसमें फैक्ट नहीं था, लेकिन उसके पीछे छिप के आप डिबेट होने ही नहीं देना चाह रहे थे। और इससे क्या हुआ, आप अंदर भी नहीं करके बाहर भी आके इन्होंने बोल ही लिया, क्या फ़र्क पड़ा। और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो गया उसको लेके, ज़्यादा लोग क्यूरियस हो गए कि आखिर बुक में क्या है, बुक में लिखा क्या है, क्यों लिखा है, और सरकार इस पर डिस्कशन क्यों नहीं करना चाहती है। मेरी पर्सनल राय है, देखिए अब एनडीए के फ्लोर स्ट्रेटेजिस्ट सालों से देख रहे हैं, वो उनका जो स्ट्रेटेजी रहता है जनरली वो बहुत सोच समझ के करते हैं, और जनरली आप दे हैव बीन प्रूव्ड राइट कि जो भी किया है ठीक ही उसका निकला है। तो इसीलिए आगे देखेंगे इसका क्या होता है। तो अब उन्होंने अगर फ्लोर पे अगर उनकी ये स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, जनरली सक्सेसफुल होती है। इस बार देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरी पर्सनल राय माने तो अगर आप बोलने देते, बात खत्म हो जाती है, अगले दिन अखबारों में शायद लास्ट पैरा में 2-4 सेंटेंस में मामला खत्म हो चुका होता। और एनडीए को क्या करना था, मतलब गवर्नमेंट को खड़े होकर जो भी फैक्ट क्लैरिफाई कर देने थे। लेकिन ये कहना कि बुक नहीं छपी है इसलिए आपको हम बोलने नहीं देंगे, इस स्ट्रेटजी से काफ़ी मामला आगे बढ़ गया और अभी एक मुद्दा बन गया। लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा नहीं। देखिए, जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है या नेशनलिज्म की बात की है, इसमें अपोजिशन मोदी गवर्नमेंट को नहीं घेर पाएगी। वो मोदी गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रांग पॉइंट है वो। तो ये कांग्रेस उनके स्ट्रांग एरिया में जाकर लड़ने की कोशिश कर रही है, उसमें अब तक कांग्रेस सफल नहीं हुई है। तो अगेन आप नेशनल सिक्योरिटी भी घेरने की गवर्नमेंट ने कोशिश कर रहे हैं, आप कर रहे हो, अब तक तो नहीं हुआ है। और ये भी मुद्दे में इतना इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, बिकॉज फैक्ट है कि हुआ नहीं कुछ। जिस जगह की बात करें वो भी अभी हमारे पूरे कंट्रोल में है। तो एक रेटोरिकल पॉइंट बनाने वाली बात है, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे कुछ होने वाला नहीं है। बट ये है कि कुछ चर्चा चल गई, शायद आप कुछ दूसरी स्ट्रैटेजी होती तो इतनी भी चर्चा नहीं चलती। राहुल गांधी से जुड़ा एक और प्रश्न है जो विनीत शर्मा और स्ट्रॉबेरी पराठा ने पूछा, एक साथ लेना चाहूँगी। वो कहते हैं राहुल गांधी हर एक
कुछ महीने में एक मुद्दा उठाते हैं लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हालिया मुद्दा जनरल नरवणे की किताब के बारे में है। क्या आपको लगता है कि यह मुद्दा जनता के बीच गूंज रहा है? और उसके बाद ये भी जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी ऐसे आरोपों के साथ क्यों आते हैं जो उसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं? देखिए, जनता के बीच ऐसा कोई गूंज नहीं रहा है, जैसे मैंने कहा क्यूरियोसिटी हो गया, कुछ दिन चल गया, फिर अब आगे बात बढ़ गई है बात। मतलब बहुत लंबे समय पे इस पर कुछ होगा नहीं। जैसा मैंने कहा रिटोरिकल पॉइंट इन्होंने बना दिया। अब हमें हर एक सेशन में वो सही कह रहे हैं, हर एक सेशन में एक मुद्दा होता है, अगले सेशन तक भूल जाते हैं। ये मतलब मुद्दे चेंज होते रहते हैं अपोजिशन के लिए, तो इसीलिए कभी कोई मुद्दा स्टिक नहीं कर पाता। बिकॉज एक बार इनका अडानी अंबानी वाला स्लोगन छोड़ के अब पूरा दिन कंसिस्टेंट रहे ही नहीं है किसी भी इशू पे। एक हर एक सेशन में एक इशू, दो इशू, हंगामा करेंगे, फिर भूल जाएंगे, अगले सेशन में फिर नया इशू आ जाएगा। तो सस्टेन ही कितना कर पाएंगे, मतलब अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड से लगता नहीं कि सस्टेन कर पाएंगे। दूसरा, ये जो ऑब्सेशन है एक एक इशू को लेके, जो फिक्सेटेड हो जाते हैं और फिर कुछ दिन तक वही चलाते रहते हैं, उसमें एनडीए स्ट्रैटेजिस्ट जो जैसे मजाक करते हैं, वे मतलब मेन स्ट्रैटेजिस्ट उनके जो हैं वो जैसे कह रहे थे रिपोर्टर्स को कि देखिए राहुल जी को जो एक कोई चिट दे देता है, फिर वो चिट हुआ वही पढ़ते रहते हैं जब तक कि दूसरा चिट ना आ जाए। अब ठीक है, मजाक उड़ा रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन का, दूसरी बात है, बट पॉइंट इज फैक्चुअली भी अगर आप देखें तो यही रहा है कि एक इशू चलेंगे कुछ दिन, फिर दूसरा इशू, फिर पीछे भूलते चले जाते हैं। ये अपोजिशन का बहुत बड़ा वीकनेस रहा है कि कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी नहीं रही है इनके। जी, हमारे एक और व्यूअर हैं हैनिबल, उनका प्रश्न है, बीजेपी ने एक ऐसा टेम्पलेट वो कहते हैं बना लिया है जहां किसी व्यक्ति से असहमति या उसका अपमान उनकी पूरी जाति, धर्म, पंथ का अपमान बन जाता है। क्या ऐसी तरकीबें मतदाताओं की सोच और धारणाओं को आकार देने में प्रभावी हैं या ऐसे ही हो रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से इस कॉन्टेक्स्ट में कर है रवनीत बिट्टू को जो राहुल गांधी ने ट्रेटर कह दिया था, गद्दार कह दिया था, और जिस पे बाद में प्रधानमंत्री ने जाके बोला कि ये रवनीत बिट्टू को नहीं, ये पूरे सब सिख का अपमान है, कम्युनिटी का। जी, तो ये रहा है। मतलब बीजेपी की शुरू से रही। अब नरेंद्र मोदी का ही देख लें, जब चीफ मिनिस्टर थे वो, उस समय से आपको याद है 2007 में, हाँ 7 में ही, अब सोनिया गांधी वहाँ गई थी गुजरात में, उन्होंने कह दिया ये मौत के सौदागर हैं। उसको बीजेपी ने मेन मुद्दा बना लिया कि ये जो है पूरे गुजरात का अपमान है और गुजरात की अस्मिता का अपमान है, मौत का सौदागर कर रहे मोदी को। फिर 2014 में आपने देखा कि मणिशंकर अय्यर ने नीच कह दिया। फिर हो गया कि पूरा मतलब चाय वाला, मतलब एक तो पूरा क्लास का, सारे गरीबों का अपमान है, गुजरात का अपमान है। बट ये बार बार होता रहा है। और फ्रैंकली अगर इलेक्टोरल रिजल्ट देखें तो बीजेपी के लिए ये पे करता है। हम आप एग्री नहीं करेंगे कि आप छोटी सी चीज़ों को कितना बड़ा बना देते हैं, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं बात को, लेकिन राजनीति है और राजनीति में बीजेपी इसको सक्सेसफुली यूज़ कर पा रही है, जो कि रिजल्ट सबको बताती है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कांग्रेस इस तरह का मुद्दा कहीं ना कहीं से दे कैसे देती है। जहाँ इनका कुछ चल रहा है बीच में, कुछ आपको मतलब कुछ बोलने के पहले आप रिस्पॉन्सिबल लीडर, आपको पता है कि एक एक वर्ड के लिए बीजेपी वेट करती है आपका, और अभी से नहीं, सालों से एक एक वर्ड पे, एक एक सेंटेंस पे आपको कितना खींचा जाता है। तो फिर आप बोलने के पहले कुछ सोच लिया करें ना। जैसे चौकीदार बीच में बन गया था, चौकीदार वाला हो गया, तो चौकीदार चोर का है का नारा आपने दे दिया, फिर आपने देखा कि सारे हैंडल्स हो गए, अब मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार, और वो सक्सेसफुली बीजेपी ने रन किया। तो आप ये गलतियां जो करते रहते, पहले एक बार सोचें फिर तो बोल रहे हैं आप। अच्छा, रवनीत बिट्टू का ठीक है, उन्होंने आपकी पार्टी छोड़ी, बहुत लोगों ने पार्टी छोड़ी है, तो कोई आपकी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर जाए तो गद्दार नहीं हो जाता ना। आप जैसे अब अपोजिशन के लोग क्रिटिसाइज करते रहते बीजेपी को कि ये सबको नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाले आप कौन होते हो। जब आप ये काम करते हैं तो फिर आप वही खुद ही किसी को जो है गद्दार और किसी को देशभक्त, फिर आप कैसे करने लगे ये सब। तो ये लूज स्टॉक जो है ना, ये कांग्रेस को बहुत हर्ट करती है। और कांग्रेस वालों से आप बात करेंगे, उनको हमेशा जब भी राहुल गांधी उठते हैं बोलने के लिए पार्लियामेंट में बाहर, उनको हमेशा एक लगा रहता है कि फिर ऐसा कुछ ना बोल जाए, मतलब कि भावनाओं में बह के फिर कुछ ऐसा बोल दें कि बीजेपी पकड़ेगी और उसके बाद सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। ये मामला फिर से वही हुआ है। रोहन्ना वालकर जानना चाहते हैं, ममता बनर्जी का कोर्ट में पेश होना वेस्ट बंगाल चुनावों के लिए क्या मायने रखता है? यह उन्होंने एक आत्मविश्वासी नेता के रूप में दिखाता है जो न्यायपालिका में भी अपने राज्य के लिए लड़ने को तैयार है, या क्या बीजेपी इस संदेश का मुकाबला कर पाएगी, और अगर हाँ तो कैसे? देखिए, लार्जर पिक्चर बंगाल का पॉलिटिक्स की बात देखेंगे, वो उसमें बैट लाइन्स जो है सो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है।
बीजेपी किन मुद्दों पर लड़ेगी आपको पता है। आप अभी से सुन लें, आप प्रधानमंत्री को सुने या होम मिनिस्टर जाते हैं उनको सुने, बंगाल पे जो बीजेपी लीडर्स बात करेंगे, घुसपैठिया बार बार सुनना शुरू हो गया है। बेसिकली एक पोलराइजिंग एक नैरेटिव, बंगाल में इंडस्ट्रीज़ नहीं आया है, डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये इनका अपना नैरेटिव है। टीएमसी की तरफ से है कि भाई ये आउटसाइडर है, इनको बंगाल के बारे में पता नहीं है। वो दूसरा एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स टीएमसी खेल रही है, प्लस एक ममता बनर्जी का एक वुमेन वोट बैंक, प्लस वेलफेयरिस्ट उनका जो स्कीम्स हैं जो और भी उसमें ऐड करेंगे, वो महिलाओं को जो पैसे देते हैं, मतलब मंथली उनका जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो फिर बढ़ाएंगे, वो लक्ष्मी बंदर जो स्कीम कहते हैं उसमें। तो मुद्दे पूरे सेट हो चुके हैं, उसमें कौन लोग किधर जाएंगे ऑलमोस्ट सेट है। बाकी वहाँ देखिए, वहाँ भी बहुत कार्डर ड्रिवन है, बीजेपी का भी अपना कार्डर होता है, वहाँ लेफ्ट का कार्डर है, ममता बनर्जी का अपना कार्डर है। तो उसमें कोर्ट अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन इससे ये हुआ कि एक ममता बनर्जी के चीफ मिनिस्टर होकर कोर्ट में आके बोलना, वो जो है उनके सपोर्टर्स को एक वो बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होता है, वो मोबिलाइज करने में उनको कि ठीक है वो वहाँ तक जाके फाइट कर रही है, तो वो पार्टी काफ़ी उससे मोबिलाइज हो जाएगी जी, गैल्वेनाइज हो जाएगी बेसिकली। सेनापति हमारे एक व्यूअर हैं, उनका प्रश्न है, वो आपके ही एक पॉलिटिकली करेक्ट का पुराना एपिसोड देख रहे थे, वो कह रहे हैं जिसमें आपने बताया था कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्टी हाईकमांड को पार्टी संविधान में बदलाव करने के लिए कैसे मजबूर किया था। साथ में ही वो बोलते हैं कि सीटीसी के एक एपिसोड में शेखर गुप्ता ने उन्हें जीनियस भी बताया था। हालांकि वो खुद कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आलोचना करने लगे हैं, अक्सर विपक्ष से भी ज़्यादा। आप उनके पिछले प्रभाव, राजनीतिक ताकत और तेज बुद्धि के बावजूद उनको हाशिए पर क्यों देखते हैं, और साथ में ही जो एप्स्टीन फाइलों के संदर्भ में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली बात कि एप्स्टीन फाइल पे मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बिकॉज देखिए एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर ने वो उसने किसको क्या लिखा, क्या मैसेज एक्सचेंज किए, उसके बेसिस पे हम अपने नेताओं का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करेंगे जब तक कोई आपको सॉलिड एविडेंस नहीं आया था किसी चीज़ के लिए, किसी के लिए भी। पहली बात तो ये लोग प्रधानमंत्री का नाम लें, प्रधानमंत्री का उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी से बात हुई हो, किसी से मीटिंग हुई हो, ये मिला वो मिला वो मिला, उसके रेफरेंस पे बात हो रही है। डायरेक्ट कहीं भी प्रधानमंत्री का उसमें ये नहीं है कि प्रधानमंत्री से किसी की बात हुई हो या कोई कुछ भी हुआ हो डायरेक्ट उनके साथ कोई एक्सचेंज। तो जहाँ तक दूसरों की ही बात है जो नाम आ रहे हैं, देखिए जैसा मैंने कहा कि वो था एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर, वो क्या किससे क्या बात कर रहा है, क्या मैसेज कर रहा है, उसके बेसिस पे हम क्या मतलब कैरेक्टर असैसिनेट नहीं करेंगे ना हम अपने नेताओं का। जब एविडेंस को सॉलिड कभी आएगा फिर आप उस पर बात कर सकते हैं। अभी इसको लेके ठीक है, पॉलिटिकली अपोजिशन जो है जो टारगेट करेगी, राजनीति में चलता है, कर रहे हैं वो लोग, लेकिन किसी भी सीरियस डिस्कशन के लिए कोई सीरियस एलिगेशन होना चाहिए। वो अभी बहुत ही मतलब सुपरफिशियल आपका जो होता है ना कि किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उसके बेसिस पे आप दूसरों के बारे में कुछ बात करने लगो, तो उस पर मैं एटलीस्ट मैं अभी इस पर नहीं पढ़ूंगा। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जीनियस तो हैं, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका वो जितने इंडिपेंडेंट माइंडेड है ना, किसी भी स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी के सेटअप में वो उनका रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं। कब किस पे क्या करेंगे, क्या स्टैंड लेंगे, वो कोई पार्टी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। पुराना हिस्ट्री इनका देख लीजिए, आरएसएस के साथ इनका इतना बढ़िया था, फिर बीच में बहुत सारे आरएसएस से बाहर रहे, फिर आरएसएस ने इनको री अडॉप्ट किया। अब देखिए वाजपेयी जी से नहीं कभी नहीं बनी, उस समय से भी, मतलब आपके जब जनता पार्टी में के ज़माने से ही वाजपेयी से बनी ही नहीं इनका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन रहता है। अब जैसे इंदिरा गांधी से इनका 36 का आंकड़ा था, राजीव गांधी से फिर इनकी बातें होने लगी। एक आपने देखा कि सोनिया गांधी और जयललिता का टी पार्टी करवा के 99 में वाजपेयी सरकार गिरा दी, फिर सोनिया को मतलब क्या क्या कहते रहते हैं सोनिया गांधी को ये। तो एक कंसिस्टेंस जो है ना, कंसिस्टेंसी जो आपको चाहिए एक पॉलिटिकल अप्रोच में, वो मिसिंग रहा है। और आजकल की बीजेपी में खास करके जब आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट माइंडेड लोगों का क्या हाल हो रहा है, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी टाइप उनके की तरह के नेता के लिए अभी के सेटअप में वो जो सोच है कि आप चुपचाप बस आपको डायरेक्शन मिलता है आप करें, चुपचाप सर हिला के मुंह बंद रखे आप काम करते हैं जो वो कहा जाता है, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी फिट नहीं करते।
महिपाल सिंह जानना चाहते हैं, क्या बीजेपी 2029 या 2034 के चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ को पीएम उम्मीदवार बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा क्या नरेंद्र मोदी पीएम उम्मीदवार 34 में नहीं रहेंगे या 29 में नहीं रहेंगे। ये बड़ा इफ़ है, बहुत बड़ा। तो पहली बात वो। दूसरी बात, पहले योगी आदित्यनाथ को 2027 इलेक्शन जीतना पड़ेगा उसके लिए, उस दावेदारी के लिए भी। तो 27 उनके लिए ज़्यादा क्रूशल होगा। उसके बाद में फिर क्या होता है वो देखा जाएगा। जी, एक आखिरी प्रश्न हमारे व्यूअर स्ट्रॉबेरी पराठा का, वो जानना चाहते हैं क्या ये बजट मिडिल क्लास के लिए है, उनको क्या देता है? आप इन्हें आसान शब्दों में क्या समझा सकते हैं? साथ में ही वो बोलते हैं कि क्या आपको लगता है कि मिडिल क्लास इस सरकार के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहा है, जो साफ़ हवा, कम टैक्स और यूजीसी के कड़े नियमों से सुरक्षा जैसी छोटी मोटी चीज़ें मांग रहा है? साथ में वो ये भी बोलते हैं कि इन दिनों में हमें 90 डिग्री के फ्लाईओवर, आखिरी मिनट में फ़्लाइट कैंसिल करने वाली एयरलाइंस, लाडली बहन, इस तरह की आर्थिक रूप से जिम्मेदार योजनाएं हैं और ये सब मिल रहा है। देखिए, ऐसा है, मतलब इन्होंने नाम जो अपना एक रखा है ना, स्ट्रॉबेरी पराठा, तो ये पराठे की तरह से अब उनका क्वेश्चन के भी लेयर निकालते मुझे पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ पे है। तो इनको जनरल इनका क्वेश्चन आने पे थोड़ा सा इनको उल्टा पढ़ना शुरू कीजिए और फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आती है। सही कह रहे हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास के मुद्दे हैं, मतलब इग्नोर हो रहे हैं। बट फैक्ट ये भी है, देखिए, मिडिल क्लास केवल इनकम टैक्स का नहीं होता कि इनकम टैक्स रेट नहीं घटा, बहुत ज़्यादा नहीं मिला तो फिर मिडिल क्लास हर्ट हो जाएगी। इश्यूज हैं मिडिल क्लास को जो कह रहे हैं, वो मिडिल क्लास के नहीं, सारे क्लासेस के इश्यूज है। वो पोल्यूशन हो या मतलब अब यूनिवर्सिटी में जो भी हो रहा है, सब क्लास को इफेक्ट करे, केवल मिडिल क्लास को नहीं। लेकिन हम मिडिल क्लास की बात है, देखिए, मिडिल क्लास केवल ये डायरेक्ट बेनिफिट वाली नहीं है या केवल उनको ही नहीं चाहिए। बेसिकली एक बाकी चीज़ें भी है मिडिल क्लास के कंसर्न। आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपका इकोनॉमिक कंट्री की स्टेबिलिटी कैसी है। अब जैसे कल अगर प्रधानमंत्री आपको कह रहे हैं कि ये जो है सारे ट्रेड डील से एक ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खुल रहा है यूथ के लिए, वहाँ भी मिडिल क्लास का कंसर्न है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक हो रहा है, उसमें भी आपका मिडिल क्लास का कंसर्न है। अगर कंपनियाँ FDI आ रही है, वो भी मिडिल क्लास का कंसर्न है। तो मिडिल क्लास से केवल एक कंसर्न नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जो इश्यूज को कह रहे हैं वो सही है कि हमारा पॉलिटिकल क्लास इग्नोर शायद इसलिए कर रहा है कि उनके पास कोई आंसर है ही नहीं। कि अभी तक दिल्ली के पोल्यूशन की बात करें, हम भी बात करते रहते हैं यहाँ पे लगातार, लेकिन अभी किसी के पास कुछ कॉन्क्रीट कोई एक प्लान हमको नज़र नहीं आता। और ये भी आप सही कह रहे हैं कि इसमें आप गवर्नमेंट को ब्लेम आप कर सकते हैं कि गवर्नमेंट भी इग्नोर ऑलमोस्ट, मतलब उसको जिस तरह से सीरियसनेस से लेना चाहिए वो उतना सीरियसनेस दिखता नहीं है। बहुत सारी तरह के इश्यूज आप करते हैं डेज, लेकिन ये सारी बातें नहीं आती है। प्रधानमंत्री के भी इतने करीब 1 घंटे 20 मिनट्स की स्पीच थी वो कल प्रधानमंत्री जी का, ज़्यादा ही शायद 1 घंटे 40 मिनट की स्पीच थी करीब। लेकिन पोल्यूशन अगर कुछ आया, कोई रेफरेंस आया ही नहीं। और अब इसलिए मतलब यूजीसी वाला चूँकि कंट्रोवर्सी, उसको तो आना नहीं था, लेकिन किसी तरह से एड्रेस कर सकते थे। तो जितने कंटेंसस इश्यूज हैं वो नहीं बोले। तो ये आपका पॉइंट वैलिड है यहाँ पे कि ये कंसर्न जो है, जो केवल मिडिल क्लास के नहीं, सारे लोगों का कंसर्न है, इसको ये इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको तो फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये इश्यूज तो हैं, लेकिन और भी कई इश्यूज हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी भी मिडिल क्लास के सबका कंसर्न होता है, नेशनलिज्म भी सबका कंसर्न होता है, इकोनॉमी सबका कंसर्न होता है। तो उसमें गवर्नमेंट जो है सो फोकस उधर रखी हुई है कि अगर इस पर हम ठीक चलेंगे तो शायद दूसरी इशू को एड्रेस नहीं भी करेंगे तो लोग वोट देते रहेंगे। अब किसके लिए क्या प्रायोरिटी है, मिडिल क्लास हो या जो भी दूसरा क्लास हो, किन मुद्दों पे वोट देती है, अभी तक जो लग रहा है कि वोट तो इनको मिल ही रहा है जो मुद्दे ये चला रहा है। जी, इस एनालिसिस के लिए और हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाजिर होंगे अगले सप्ताह एक नए एपिसोड के साथ।